हटा दो नेटवर्क। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं अंशु नैथानी और मौजूद है जेनजी, जिसने की सबका घमंड तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। और कहा जाएगा कि सरकार आज जेनजी से डरी हुई है, इतना डरी हुई है कि पार्लियामेंट के उन सवालों का जवाब नहीं दे रही है। और ये जेनजी किसी तरह मान नहीं रहे। इनको जितना दबाया जा रहा है, ये उतनी ही मुखरता से उन बातों का जवाब दे रहे हैं। और पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट विपक्ष राहुल गांधी लगातार सरकार को घेरे हुए हैं, उनको असहज बना रहे हैं, करते जा रहे हैं। पूरा दिन पार्लियामेंट में हंगामा होता रहा, कोई काम की बात नहीं हुई। हालांकि सरकार ने जो बिल लाने थे, पेश कराने थे, जो करना था वो सब कुछ किया, लेकिन जनता के सवालों के जवाब वाकई सरकार को परेशान कर रखा है। और वाकई इस आंदोलन के साथ विपक्ष के पास एक मौका है कि वो इस मौके का फायदा उठाए और इस आंदोलन का कहा जाए कि मदद लेते हुए सरकार से कुछ कठोर सवाल पूछे। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, रविंद्र चौरान जी हैं, में ये काम कर चुके हैं और फिलहाल ये स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका में हैं। और पार्लियामेंट में किस तरह से काम होता है, सरकारें कैसे काम करती हैं, सरकारें जो कहती हैं उसके पीछे का मतलब क्या होता है, ये बहुत बखूबी समझते हैं। संतोष जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी लगभग 2 दशकों का अनुभव है पत्रकारिता का। पार्लियामेंट को भी इन्होंने कवर किया है, सभी नेताओं के तेवर देखे हैं, सरकार विपक्ष सबको बड़ी गहराई से नापते हैं, थर्मामीटर डालते हैं, जानते हैं कितना तापमान टेम्परेचर रहता है। तो आज इन्हीं दोनों लोगों के साथ ये मैं चर्चा करूंगी। और बात जेनजी की हो रही है कि हम लोग तो जेनजी के नहीं हैं, मिलेनियल्स हैं, लेकिन हम लोगों के घर में जेनजीज हैं, तो हम थोड़ा समझते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। एक बार जिद पर आ जाए तो बस इनकी जिद खत्म नहीं होती है। रविंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। जेनजी ने सत्ता का घमंड तो तोड़ा ही है, मतलब ये तो याद दिलाया है कि भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, मतलब भारत के डीएनए में लोकतंत्र है कि उसे आप कितना मिटाना चाहो वो मिट नहीं सकता, दबाना चाहो वो दब नहीं सकता है, और सब तरह के नैरेटिव को फेल कर देता है। ये जेनजी ने बताया है। क्या आपको लगता है सत्ता के घमंड को तोड़ा है, सत्ता घबराई हुई है आज जेनजी से? ये जेनजी आंदोलन कितना बड़ा है? आप भी इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने देखा है, इस आंदोलन को आप कितनी बड़ी नजर से किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई ये एक बदलाव का आंदोलन है? जी नमस्कार अंशु जी, और बहुत धन्यवाद आपने इस अपने पॉपुलर शो में मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये वाकई में एक बड़ा आंदोलन है और मुझे तो लगता है कि गेम चेंजिंग आंदोलन है। सरकार 12 साल से काम कर रही है। कई बार ओपोजिशन ने, कई बार दूसरे ग्रुप्स ने भी कोशिश की, सरकार से सवाल जवाब किए, आंदोलन भी किए, सड़क पर किए, सदन के भीतर किए, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान सरकार को इसके पहले कभी देखा नहीं। आमतौर पर ये होता रहा कि सरकार को परेशान किया गया, सरकार किसी न किसी रास्ते से निकल जाती थी, किसी को एंटी नेशनल बता के, खालिस्तान बता के, और सरकार कोशिश करती रही। लेकिन यहाँ पर सरकार के सारे पैंतरे फेल हो गए। या तो रीज़न ये है कि सारे पैंतरे वही पुराने हैं और जो नया एक आइडियाज चाहिए वो शायद नहीं है। वही घमंड जो पिछले 10-12 साल से लोग देख रहे हैं वही अभी भी चल रहा है। नयापन सरकार के कामकाज में शायद नहीं है। मुझे लगता है वो एक बड़ी बात है कि सरकार इस मामले में मैनेज नहीं। दूसरा, ये जो स्टूडेंट्स थे वो तो हम लोग सुन ही रहे हैं कि भाई ये लोग बिल्कुल अलग जनरेशन है। और देखिए अंशु जी, सरकार ने ना इस पर बड़ा काम किया है, इस जनरेशन पर। ये मुझे और ज़्यादा हैरान करता है कि इतना काम करने के बाद भी इन तक नहीं पहुंच पाई। आज भी सरकार उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो अंधभक्त बन चुके हैं। मुझे याद है प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जब मई 2024 में नतीजे आए थे, तब उन्होंने अहमदाबाद में एक भाषण दिया था। उसी रात, मेरे ख्याल से 25 मई की रात थी 2014। तो उस रात उन्होंने एक भाषण दिया था, शाम को विजयी समारोह था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग टारगेट अब करेंगे 4, 5, 6 साल के बच्चों को, क्योंकि वो 10 साल के बाद वो हमारे वोटर बन जाएंगे। ये उस दिन का अगर भाषण निकालेंगे तो मिल जाएगा। फिर सरकार बन गई। फिर 16-17 में संसद के
बाहर संसद भवन परिसर में, यही मंगल मिलन जो होता है ना, मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री ने बात कही, 2016-17 की बता रहा हूँ, उन्होंने ये सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, और वो जानकारी बाहर आकर मीडिया को अनंत कुमार, स्वर्गीय अनंत कुमार उस जमाने में संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि पीएम ने कहा है कि हम लोगों को 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको टारगेट करना है, क्योंकि 2019 में वो पहली बार वोट करेंगे और हम चाहते हैं कि वो वोट हमको मिले। 2 घटनाएं। तीसरी घटना, प्रधानमंत्री पहले दिन से सरकार बनने के बाद से परीक्षा पर चर्चा करते हैं हर बरस। चौथी, प्रधानमंत्री 5 सितंबर अभी आने वाला है, देखिएगा, टीचर्स डे पे स्टूडेंट से बात करते हैं। ये 4-5 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो और बाल नरेंद्र किताब छपवाई उन्होंने, जिसमें वो कछुआ या मगरमच्छ अपने घर लेके चले जाते हैं। उस जनरेशन को वो पहले दिन से टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अब हम ये देखना पड़ेगा कितना फेल हुआ इनका ये पूरा ऑपरेशन। उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए, उन लोगों के अंदर ना तो अपनी प्रतिभा के बारे में उन लोगों को बता पाए, ना अपना जो विराट व्यक्तित्व है उससे वो लोग उनको प्रभावित कर पाए, और अपनी जो आइडियोलॉजी है उस तक तो उनको खींच के लेके ही नहीं आ पाए। तो पूरा कंप्लीटली इनका जो वो एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, वो फेल रहा। स्टूडेंट्स ने उनको बिल्कुल साइड कर दिया, बिल्कुल नकार दिया। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा सेटबैक है कि जिन पर सबसे ज्यादा वक्त खर्चा, जिन पर सबसे ज्यादा आपने समय लगाया, एनर्जी लगाई, वो लोग आपसे पहले ही झटके में दूर हो गए। बाकी जो दूसरे लोग हैं, ज्यादातर मिलेनियल हैं या उससे बड़ी उम्र के लोग हैं, वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के ही ग्रेजुएट हो गए थे, तो उन पर तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत थी नहीं। इन पर जरूरत थी, वहां पर सरकार बिल्कुल बुरी तरीके से, सरकार भी फेल हो गई और बीजेपी भी फेल हो गई और आईटी सेल तो बुरी तरीके से फेल हो गई। तो ये एक उनके लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज है कि अब इन लोगों को वापस अपने साथ जोड़ने की जो कोशिशें हैं, अब वो भी उल्टी पड़ती दिख रही हैं। क्योंकि राहुल गांधी, विपक्ष का जो काम था अंशु जी, वो यहीं तक था, माफ कीजिएगा, जो आंदोलनकारियों का काम वो यहीं तक था। वो तो सड़क पे ही आंदोलन कर सकते थे, जंतर मंतर पे कर दिया उन्होंने। और अब इसके आगे संसद का गेट के भीतर तो विपक्षी उस मुद्दे को उठाएगा ना, और विपक्ष ने इस मुद्दे को, समझिए जैसे एक रिले रेस होती है ना, बैटन अब विपक्ष के हाथ में पकड़ा दिया, और राहुल गांधी उस बैटन को लेकर के सदन के भीतर चले गए। वहां से उन्होंने जो नया मुद्दा खड़ा किया, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, और उन्होंने ही ये जो लाठीचार्ज हुआ है या पैलेट गन चली है उसका ऑर्डर किया। अब वो उसी आंदोलन को समझिए लंबा खींच रहे हैं, और सदन के बाहर उसको, सदन के अंदर वो उसको लेके चले गए। और इस वजह से सरकार जबरदस्त बैकफुट पे है, क्योंकि आज तक शायद इतना बड़ा हमला इन दोनों नेताओं पर कभी नहीं हुआ। संसद भवन परिसर में रोज आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं और अमित शाह भी आते हैं। प्रधानमंत्री तो चलिए 1-2 बजे निकल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि अमित शाह तो 7-8 बजे तक बैठे रहे हैं, अपने कमरे में आते हैं। कभी होम सेक्रेटरी आता है उनके कमरे में मिलने के लिए, कभी आईबी के चीफ आते हैं, कई अलग अलग लोग उनसे मिलने आते हैं, लेकिन वो सदन नहीं आते। सदन की और उनके कमरे की दूरी बमुश्किल 15 मीटर होगी, इतनी प्रधानमंत्री के कमरे की दूरी है, लेकिन वहां नहीं आते हैं। तो इससे क्या है कि सदन को फेस करने की हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पर तो वही सवाल उठेंगे। आज उन्होंने अपने दूत को भेजा किरण रिजिजू, लेकिन कोई हासिल नहीं हुआ। दूसरा, आपने एक और जो बात कही कि भाई सदन चल नहीं रहा है, लेकिन सरकार अपने बिल पारित करवा रही है, ये सबसे ज्यादा सूट करता है सरकार को। सदन ना चले, सदन चलेगा तो उसमें सरकार का तो कुछ नहीं फायदा है, उसमें तो विपक्ष का फायदा है। सदन चलेगा तो जनता के मुद्दे उठेंगे, वहां पर रोजगार का मुद्दा उठेगा, सड़क का, बिजली का, पानी का, और सबसे बड़ा मुद्दा कि भैया गोली किसने चलवाई या पैलेट गन्स किसने चलवाई, ये मुद्दे उठेंगे। और इन्हीं से सरकार को भागना है। सरकार का काम क्या होता है? देखिए, सरकार का काम 2 बजे के बाद शुरू होता है, उसके पहले विपक्ष का एक टाइम होता है, क्वेश्चन आवर विपक्ष का, फिर 0 आवर विपक्ष का, 2 बजे के बाद विधायी कार्य होता है जो लेजिस्लेटिव बिजनेस इसको बोलते हैं, वो सरकार का होता है। सरकार बिना बहस के उसको पारित करवा रही है। आज मुझे लगता है 6ठा बिल पारित करवा दिया लोकसभा में, आज 6 बिल पारित हो गए, और राज्यसभा में तो चलिए बहस हुई है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाले पे, इधर तो बहस ही नहीं होती। तो सरकार को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि अपना बिल पारित हो जाए और विपक्ष के सवालों के जवाब ना देना पड़े। तो सरकार को सूट कर रहा है। जबकि गोदी मीडिया अपना नैरेटिव क्या चला रहा है कि विपक्ष हाउस को चलने नहीं देता। विपक्ष को तो नुकसान है उल्टा इससे, हाउस ना चलने से। विपक्ष को तो फायदा तब होगा जब हाउस चले और अमित शाह जैसे लोग सदन में आए, सब मंत्रियों को वो लोग घेरें, विपक्ष को तो उसमें फायदा है। लेकिन क्योंकि नैरेटिव का खेल है,
नैरेटिव 12 बजे शुरू होता है, कभी इंस्टाग्राम पे गोदी मीडिया को खुराक के तौर पर परोस दिया जाता है, वो लोग अपनी खुराक लेके सारा दिन उस पर खेलते हैं, यही कहानी चलती है। और अब नैरेटिव ये दे दिया कि विपक्ष हाउस को नहीं चलने दे रहा। बस आखिरी बात बताऊं, संतोष भाई बड़े देर से वेट कर रहे हैं। अंशु जी, हमने पिछले बार भी देखा है, इसके पहले की सरकारों को भी देखा। पिछली बार जो यूपीए की सरकार में भी इसी तरीके से गतिरोध होता था, ऐसा ही अवरोध उत्पन्न होता था। तब क्या होता था, जो संसदीय कार्य मंत्री रोज विपक्ष के नेताओं से मिलते थे। सदन के भीतर हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री जाके विपक्ष के नेता की कुर्सी पे बैठ जाया करते थे सदन के भीतर, फिर वो लोग बात करें। उस लेवल पे अगर बात सुलझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उनसे सीनियर लीडर्स जो हैं, नेता सदन सुशील शिंदे बात करते थे, उनसे सुलझ जाए तो ठीक, नहीं तो वित्त मंत्री जो थे अपना राष्ट्रपति हो गए थे प्रणब मुखर्जी, वो जाते थे बात करने, वो भी नहीं सुलझ जाए तो उधर चिदम्बरम जाते थे। मतलब रीच आउट करने की कोशिश की जाती थी, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाए, पर यहाँ तो कोई जा ही नहीं रहा है, कम्युनिकेशन है ही नहीं, जीरो कम्युनिकेशन है। आज पहली बार जब वो गए हैं तो खबर बनी है, नहीं तो सामान्य तौर पर हम लोग देखते थे कि कभी राजीव शुक्ला किसी के कमरे से निकल रहे हैं जब वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एमओएस थे, कभी गुलाम नबी आजाद गए हुए हैं विपक्ष के नेता के कमरे से, बहुत सामान्य गतिविधियां हम लोग देखते। कभी वो दोनों आ गए उनके कमरे में चाय पीने के लिए, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली, बहुत सामान्य बात है। कभी अहमद पटेल के साथ चले जा रहे, अब तो वो दृश्य दिखते ही नहीं है, अब तो दूसरे कमरे में जाना ब्रेकिंग न्यूज बन जा रही है। लेकिन ये बहुत सामान्य कर्टसी होती थी कि कभी जरूरत पड़े तो कोई भी नेता जो है दूसरे मंत्री के कमरे में या नेता प्रतिपक्ष के रूम में सरकार का कोई भी नुमाइंदा चला जाए, अब तो गायब हो गया है। एक और बस लास्ट लाइन कह दूं, पहले ये भी होता था अंशु जी कि सवेरे 10 बजे बैठक होती थी सभापति के कमरे में और स्पीकर के कमरे में, वो किसकी, फ्लोर लीडर्स की, भैया आज पूरे दिन हमको क्या काम करना है। अब तो बैठकें खत्म हो गई, वो छोड़िए, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं होती है भैया अब तो स्पीकर की, पहले तो वो भी हुआ करती थी। सब धराशायी कर दिया है, कम्युनिकेशन खत्म कर दिया है और कह रहे कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा। अब ये तो गोदी मीडिया का एजेंडा है, हम लोग तो इतना ही बोल पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने लंबे समय से देखा है सारी जो संसदीय परंपराएं हैं वो धराशायी हुई है इनके काल में। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि संसद को एक तरह से अप्रासंगिक बना डाला है, ना बहस होती है, बिना बहस के बिल पास हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक होता है कि जो नेता विपक्ष हैं, जो एलओपी है, उनको तो भाई मतलब कि संसद से ही उनकी विदाई कराने में लोग लगे रहते हैं। तो किस तरह का संसद का चरित्र हो गया इनके काल में, ये तो सब लोग जान ही रहे हैं। संतोष जी, यहाँ जो एक बड़ा सवाल है, कल दिन भर वही हो हल्ला हंगामा होता रहा, लेकिन राहुल गांधी जी के साथ दो कल घटनाएं हुई जिनके बड़े निहितार्थ थे। एक तो किरण रिजिजू जी उनसे मिलने आए तो सरकार ने क्यों भेजा, ये बड़ी बात है। और दूसरा कि लगातार प्रेशर बना रहे अमित शाह के ऊपर, इसके लिए राहुल गांधी हर काम कर रहे हैं। उन्होंने उन बच्चों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया जिनको पैलेट गन्स लगी थी, जिनको ट्रोल किया जा रहा है, और उसमें ज्यादातर सब लड़कियां थी। उन्होंने बताया कि हमें कितने भद्दे भद्दे ट्रोल्स मिल रहे हैं, हमको पैलेट गन लगी। यानी वो रोज सबूत दे रहे हैं जो अमित शाह डिनाई कर रहे हैं कि नहीं पैलेट गन नहीं चलाई, ये नहीं हो रहा, हमने माफ कर दिया, पर वो रोज उस नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं, उन बच्चों को सामने लाकर उनसे उनके मुंह से बुलवाकर, और बच्चे बड़े निडर हैं। तो क्या लगता है राहुल गांधी ने विपक्ष के तौर पर इस मुद्दे को बड़ा कस के पकड़ा है और सरकार वाकई बैकफुट में है? इन दोनों घटनाओं का जरा आप विश्लेषण करें। देखिए बिल्कुल अंशु जी, उससे पहले थोड़ा सा रविंदर जी ने जो कहा उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। गोदी मीडिया का जिक्र उन्होंने किया है, गोदी मीडिया के संपादकों की कुर्सी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। अगले 7-8 दिन में बहुत सारी हलचल होनी है, बहुतों की विदाई होनी है, और चमचई करने वाले लोगों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। मान लीजिए याद उसी को रखा जाता है जो लड़ते हैं, जो अड़ते हैं, जो भिड़ने की हिम्मत रखते हैं। चमचे लोग कब विदा हो जाते हैं पता नहीं लगता। तो पूरा का पूरा मीडिया में एक बड़ी उठापटक मचने वाली है अगले कुछ दिनों में। अब इस पे मुद्दे पे आते हैं। एक जिक्र मैं और करूंगा, उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब मीटिंग नहीं करते, क्योंकि मैं जानता हूं, चूंकि वाकया है मेरा कि एक बार ऐसा हुआ कि स्पीकर साहब ने बैठक सरकार से पहले बुला ली। अब सरकार वाली बैठक बाद में हुई, स्पीकर वाली बैठक में सारी खबरें चल गई, सरकार वाली बैठक की खबर कहीं छपी नहीं कि सरकार ने कहा हमारे मुद्दे पे चर्चा को तैयार है, ये सब वो सब है। अब मैं वो शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा कि सरकार ने डांटा स्पीकर को, लेकिन ये जरूर कहूंगा, दर्शक बाकी समझ लेंगे कि उसके बाद स्पीकर साहब ने कभी ऑल पार्टी मीटिंग संसद के सत्र से पहले नहीं बुलाई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये दर्शक ज्यादा समझदार है। अब एक मुद्दों की बात देखिए, एक असाधारण स्थिति है देश में।
संसदीय कार्य मंत्री का जिक्र किया रविंद्र जी ने। संसदीय कार्य मंत्री जो होते हैं वो विपक्ष के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए होते हैं। दुर्भाग्य से जो अभी किरण रिजिजू है, कल उन्होंने क्या कहा राज्यसभा में कि ये लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को गाली दी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। माफ कीजिएगा, मुझे आज तक ध्यान नहीं आ रहा, समाजवादी पार्टी तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, इस देश का कोई भी बड़ा राजनीतिक दल का नेता, उसकी इतनी हैसियत नहीं, औकात नहीं और हिम्मत नहीं है कि भगवान राम को गाली दे दे। आप वो राम मंदिर आंदोलन, कार सेवा, वो सब राजनीति है, लेकिन उस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर अगले दिन वो पहुंच जाते हैं राहुल गांधी को मनाने के लिए। कल वो राहुल गांधी के पास गए, इस बात को इंश्योर किया गया कि प्रियंका गांधी भी रहे और तकरीबन तकरीबन 50 मिनट 55 मिनट की वो बैठक हुई। और वो बैठक किस लिए हुई? बैठक इसलिए नहीं हुई कि संसद को सही तरीके से चलाना है। ये कहा गया कि हम महिला आरक्षण से जुड़ा वो परिसीमन बिल लाना चाहते हैं। और बड़ा दिलचस्प आपने जैन जी की बात की है, उससे भी आगे बिल्कुल 11-12 साल 13 साल के बच्चों की बात कीजिए। मैं इस चीज को कई बार हम लोग मजाक में चर्चा किया करते थे, जिसमें कई बड़े मंत्री भी पार्लियामेंट में उस समय मौजूद रहते थे। उस समय हम लोग चर्चा किया करते थे जब बिरला साहब फंसा देते थे, कई बार रात को 12 बजे तक संसद चल रही है, रात को 1:30 बजे तक संसद चल रही है, अब घर वापस कैसे आए, संकट होता था, ये तमाम चीजें होती थी। तो हम कहते थे कि भैया आप उस बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो जो घर आता है, स्कूल बैग रखता है, खेलने चला जाता है, मोबाइल में लगा रहता है, कोई काम नहीं करता, जैसे ही घर आता है अब कोई माता या पिता कह ले कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो, कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे होमवर्क करना है। अरे जो टाइम आपको 11 से 5 का मिला है उसी में सारे काम कर लो ना, उसमें आप काम करोगे नहीं, हंगामा होता रहेगा, आप उस हंगामे को चलते रहने दोगे। आप ये मूड बना के आओगे कि 11 बजे बैठना है और 11:03 पे मुझे सदन स्थगित कर देना है, 12 बजे कोई और बैठ जाएगा, 2 बजे फिर मैं आऊंगा, सरकार का काम हो जाएगा, निपट जाएगा। और जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो आप कहोगे स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए, तब आप कहोगे रात के 12 बजे तक चर्चा करनी चाहिए, रात के 1 बजे तक चर्चा करनी चाहिए। ये अपने आप में मखौल है, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात और, शायद इससे पहले संसद में कई बार हुआ होगा, ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे हैं, अभद्र नारे लगे हैं, मंत्रियों के इस्तीफे मांगे गए हैं, सदन को चलने नहीं दिया गया है, सदन को रोक दिया गया है। कोई भी सरकार रही हो, कोई भी विपक्ष रही हो, हमेशा इस तरह के मामले लगातार चले हैं और चलते रहे हैं। लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सरकार को चलाने वाले दो बड़े नेता संसद भवन तो डेली जा रहे हैं, लेकिन वो सदन के अंदर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि जवाब नहीं है। तो मत जाओ संसद भवन, बैठे रहो अपने कार्यालय में, अपने घर में बैठे रहो, दौरा लगा लो, विदेश चले जाओ, विदेश जाना तो वैसे भी प्रधानमंत्री का शक्ल है। लेकिन आप जानबूझकर संसद भवन जाते हो और सदन नहीं जाते हो, और आपके प्रवक्ता टीवी पर बैठ के कहते हैं कि विपक्ष ये तय नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कब सदन में आना है। तो कौन तय करेगा? संसद जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तय कौन करेगा? अब कल देखिए, एक तरफ आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करोगे और फिर जाओगे 50 मिनट तक राहुल गांधी के साथ बात करोगे जी एक स्पेशल सेशन करना चाहते हैं, उसमें हम डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते हैं। आपको स्टैंड तो कांग्रेस का पता ही है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी आपको पता है, डीएमके का भी स्टैंड आपको मोटे तौर पर पता है। और जो नंबर का गणित है कि इन तीनों में से कोई एक बड़ा दल साथ नहीं आएगा, तब तक ये बिल पास नहीं होगा। फिर भी सरकार स्पेशल सेशन बुलाना चाहती है 3 दिन का। क्यों? क्योंकि वो कहेगी कि देखो हम महिलाओं को आजादी देना चाहते थे, इन लोगों ने नहीं दिया। अब दिक्कत यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग जमाना है, तो जो स्थापित करने की कोशिश की जाए वो की जाए। लेकिन जो राहुल गांधी ने कल शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 जनपद के बाहर 4 बच्चों को सामने लेकर आया, आपने जैसे कहा लड़कियां हैं, पुलिस वाले ने जिनके साथ बदतमीजी की, पैलेट गन और तमाम तरह का, देशद्रोही तब बोला गया जब आप प्रोटेस्ट करते हो, जब आप सवाल उठाते हो। तो उन्होंने यहां तक कहा उन बच्चियों ने कि भारत माता की जय बोलने पर उन्हें देशद्रोही कहा गया। एक मुस्लिम बच्ची थी, उन्होंने यहां तक कहा कि हमें ये कहा गया कि इनकी लिस्ट अलग से बना लो। एक हिंदू बच्ची थी, उन्होंने कहा कि मेरे नाम से मुस्लिम वाला वर्ड आता है तो मुझे मुसलमान समझकर उस तरह से ट्रीट किया गया। एक बच्ची ने वाकई वो कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पुलिस हमारी रक्षा करेगी, उस पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी की। उस बदतमीजी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ये आंदोलन, तमाम लोग कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी है, तमाम लोग, मैं कहता हूं कि इस आंदोलन से सरकार डरी क्यों है? इस आंदोलन से सरकार इसलिए डरी क्योंकि इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था। जिस दिन सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, उसके बाद से जो लोग वहां आए, अगर आंदोलन का कोई नेता होता ना, तो फिर ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आज समस्या यह है कि कोई भी राजनीतिक दल कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा है? क्योंकि सबके पीछे जो है कुछ ना कुछ है। अब वो ईडी लगा दीजिए, आप सीबीआई लगा दीजिए। कई बार ऐसा होता है, इंदिरा गांधी के बारे में जिस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं, माफ कीजिएगा प्रियंका गांधी के बारे में, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता सड़क पर प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आया। वो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई वाले आए।
राहुल गांधी जब प्रोटेस्ट करने गए, निश्चित तौर पर उनके साथ भीड़ जुटी, एनएसयूआई के कार्यकर्ता जुट रहे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट रहे, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज महासचिव है वो कहाँ है? उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस के एक महासचिव की कोई भूमिका उठाकर देख लीजिए कि उन्होंने कोई बड़ा आंदोलन किया हो, सड़कों पर उतरे हो। केसी वेणुगोपाल राष्ट्रीय संगठन महासचिव, जरा तुलना कर लीजिए बीएल संतोष की और केसी वेणुगोपाल की। बीएल संतोष को कितनी बार नरेंद्र मोदी या अमित शाह के साथ देखा गया है, या जब जेपी नड्डा थे उनके साथ देखा गया है, या अभी नितिन नवीन के साथ देखा गया। नितिन नवीन के साथ तो कई बार देख भी जाते हैं क्योंकि उनको ट्रेन करना है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी का साथ ही नहीं छोड़ते हैं, जबकि उनका पद संगठन महासचिव का है। तो राहुल गांधी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश का यूथ उनके साथ है, इस देश का युवा उनके साथ है। युवाओं में मोदी और शाह के प्रति बहुत बड़ा गुस्सा है, और एक एक्सपेरिमेंट बताया रविंद्र जी ने कि मोदी ने रीच आउट करने की कोशिश की, वही सबसे बड़ा ब्लंडर मोदी साहब ने किया। अब मैं बताता हूं क्या होता है। शिक्षा मंत्री चाहे वो आपका रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर और ये तमाम लोग हो, अब वो धीरे धीरे बीजेपी को समझ आ रहा है कि हम फेल कहां हुए। राखी के टाइम में प्रधानमंत्री के आवास पे कुछ बच्चे स्कूल के जाते हैं राखी बांधने के लिए। कभी आप पता कीजिएगा कौन से बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं जो ये 11th-12th के जो शिक्षा पे चर्चा करते हैं, कौन से बड़े प्राइवेट स्कूल के। जो कांग्रेस में बीमारी लंबे समय से है, वो भाजपा में बीमारी पिछले कुछ सालों में आ गई। अब भाजपाई भी मेहनत नहीं करते, वो मान बैठे हैं कि मोदी के नाम पर ही जीतना है, मोदी ही जिताएंगे। आप कुछ मांग कर नहीं सकते, आप कुछ डिमांड कर नहीं सकते। जब एक मंत्री अपने दामाद का ट्रांसफर नहीं करा सकता, जबकि उस विभाग का वो मंत्री है, और जब वो एमडी को फोन करे कि भैया इसको दामाद को ट्रांसफर करना है और पीएमओ से फोन आ जाए कि आप ऐसे काम मत करिए, तो सोचिए वो मंत्री क्या काम करेगा। वो तो कहेगा ठीक है मोदी ही अगली बार जिताएंगे, मैं क्यों काम करूं। ये एक समस्या है, लेकिन अब इसका हल क्या है? सबसे बड़ी बात है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी बिना नेता का आंदोलन था युवाओं का, अब राहुल गांधी उस पैटर्न पे जा रहे हैं। लोकसभा के अंदर खड़े हो गए, किरेन रिजिजू भाई और बहन को लड़ाने की कोशिश करते हैं सदन के अंदर कि प्रियंका जी ज्यादा अच्छा बोलती हैं, इनको जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। सदन के अंदर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लड़ाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव को कहते हैं कि देखिए ये कांग्रेस वाले आपको बोलने नहीं दे रहे। ये तमाम कोशिशें करने के बाद आज की तारीख में कम से कम ये सच है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को अलग कोई नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव विधानसभा का याद कीजिए, वो कमलनाथ का बयान, कौन अखिलेश वखिलेश। और अब आ जाइए कि अब जो है मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने दतिया जीतने के बाद धन्यवाद कहा अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं। तो ये कार्यकर्ता के स्तर पर जो है वो एकजुटता हो रही है। कांग्रेस के जो बयान बहादुर सांसद थे मुस्लिम, वो कुछ दिनों से चुप है। हालांकि वो प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट में बाइट देती है तो उनके पीछे वो खड़े नजर आते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों से चुप है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता मोदी को डरा रही है। अमित शाह नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और मंत्रियों की आदत अब दिल्ली पुलिस भी अपना ली है। वो कह रहे हैं कि भैया हम तो मोदी जी और अमित शाह के मार्गदर्शन में काम करते हैं। तो उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि हमारा कमिश्नर, हमारे अधिकारी, हमारे डीसीपी जिम्मेदार नहीं है। इन मैसेज को समझिए कि सब टोपी ट्रांसफर करने में लगे हुए हैं। और ऐसे माहौल में देखिए राजनीतिक विकल्प तो राजनीतिक दल ही दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने भले ही आज ये कह दिया हो कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन जितना भी इस देश के राजनीतिक आंदोलन को मैंने समझा है, हर राजनीतिक दल जो है या राजनीतिक आंदोलन जो है, माफ कीजिएगा, वो राजनीतिक दल में परिवर्तित होता है। वो टाइम की बात होती है कि वो 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो। और अभिजीत दीपके को लेकर जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, कोई आश्चर्य मत कीजिएगा कि हो सकता है 2 साल 4 साल बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर आपको दिखे। अब विकल्प तो कांग्रेस को ही देना है। क्या कांग्रेस वो विकल्प देने के लिए तैयार है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उसके लिए ये भी बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को अपना ही भाषण याद करना पड़ेगा जो गुजरात में जाके उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं। ऐसे 20, 25, 30, 35, 40 लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देंगे। आज तक गुजरात से मुझे नहीं समझ में आता कि किसी बड़े नेता को वो निकाल पाए हैं। उसके बाद देखिए राहुल गांधी एक बड़ा अच्छा शब्द का जिक्र करते थे कई बार। अब कहां जिक्र किया मैं वो नहीं बताऊंगा। वो कहते हैं यार हमारे नेताओं में चीफ मिनिस्टर सिंड्रोम है। वो हुआ कि भाई क्या चीफ मिनिस्टर सिंड्रोम? तो कह रहे जो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं एक बार, वो अपने आप को जीवन भर चीफ मिनिस्टर समझते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं वो भी अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझते हैं। तो वो अपने सामने किसी को ऊपर उठने नहीं देते। लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंड्रोम की बात करने वाले राहुल गांधी, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो,
कुमारी शैलजा हो, लगाम नहीं लगा पाए। मध्य प्रदेश में दिग्विजय कमलनाथ पर लगाम नहीं लगा पाए। राजस्थान में आज तक अशोक गहलोत पे उनका कोई कब्जा नहीं है। और पंजाब में तो चरणजीत सिंह चन्नी जैसा कमाल कर रहे हैं, वो धमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद एक बार फिर से पिछली बार के विधानसभा चुनाव की तरह ही चीजें दोहराती हुई नजर आएगी। तो विपक्ष को भी थोड़ा सा अपने पिंजड़े से बाहर निकलना होगा। राहुल गांधी थोड़ा सा निकले हैं। जब ये बात जी। हो रही थी कि भैया वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं, वो 7 लोग कल्याण मार्ग पे गए, वो बहुत ही शानदार प्रोटेस्ट था। मैं आपको सही मायने में कहूं तो इस देश के विपक्ष के नेता से इसी तरह के प्रोटेस्ट की उम्मीद की जाती है, जब आपको सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जाएगा, जब आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको जगह नहीं दी जाएगी, जब अखबारों के फ्रंट पेज पर आपको जगह नहीं दी जाएगी, तो फिर आपके पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। लेकिन यहां मैं इतना भी ये भी मानूंगा कि जब रात को वो स्टेडियम ले जाए गए थे, अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए थे, तो रात तो राहुल गांधी को वहां बितानी चाहिए, नहीं बिताई है। नहीं, ये एक थोड़ा सा बात तो आगे ये उनको माननी बढ़ना पड़ेगी जी, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा है कि विपक्ष को भी अपने अंदर बहुत मंथन करने की जरूरत है। हालांकि जो लगातार चुनावों में हार हुई है, चाहे पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उसके बाद बहुत कुछ विपक्ष ने सीखा है और इंडिया अलायंस अब काफी एकजुट नजर आता है। लेकिन और भी होने की जरूरत है और कांग्रेस के लिए जो हो रहा है वो उनको करने की जरूरत है। लेकिन एक बात जरूर मानना मुझे लगता है कि यहाँ पे कहनी होगी कि राहुल गांधी एक वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस डर को खत्म करने की शुरुआत की। और अभी से वो छात्रों के साथ नहीं है, लगातार कई महीनों से वो छात्रों की बात कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और इस आंदोलन में भी वो जुड़े हैं। तो उनको ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि डर खत्म उन्होंने किया। और अब जो जेनजी हैं उन्होंने तो इस सरकार के डर के तिलिस्म को पूरी तरह धराशायी कर दिया। भाई ये आपकी कोई थ्योरी बाय नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ट्रोल करो, हम उसका जवाब दे देंगे। ये कह रहे हैं रील बनाओ, आप रील गलत बना रहे हो, उसका जवाब दे देंगे। ये कह रहे हैं कि तुम भाई, दीपके से पूछते हैं तुम कैसे चले गए अमेरिका पढ़ने, तुम्हारी हैसियत क्या है? दीपके कहते हैं हम बता देंगे, पहले आप अपनी डिग्री दिखाओ। तो ये जेंजी जो है ये बिल्कुल अलग मिजाज के हैं और इन्होंने पूरे देश को भी बता दिया है कि जवाबदेही लो, चुप मत बैठो। और राहुल गांधी जो कभी अकेले नजर आते थे अपनी आक्रामकता के साथ और इन पे हमले करते हुए और के हमेशा कहा कि डरो मत डरो मत, तो वो चीज है कि अब पूरा यूथ है। और राहुल गांधी भले ही उस समय जंतर मंतर ना गए हों, लेकिन परोक्ष रूप से और हर रूप से और अभी तक भी इन छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। जब वो नेहा बोरा को बुलाते हैं, जी हाँ, कुछ ऐड करना चाहते हैं? अंशु जी, मैं इसमें ऐड कर दूं, राहुल गांधी 2 मौके पर चूक गए। जी। एक मौका जब अन्ना हजारे जंतर मंतर पर बैठे थे। मैं जानता हूं कांग्रेस के अंदर एक बात उठी थी कि विलासराव देशमुख की बजाय राहुल गांधी जाए और जो यूपीए सरकार की तरफ से जो बातें, जो वादे किए जाने थे, वो राहुल गांधी करे, लेटर भी दे और मंच पे संबोधित भी करे। सोचने में उन्होंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया, चीजें अचानक बहुत सारी बिगड़ती चली गई। श्री श्री रविशंकर जो उस आंदोलन में थे, वो बार बार चाहते थे कि इस आंदोलन का क्रेडिट लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाए और वो हर बार इस बात पे तुले हुए थे कि चलिए आडवाणी जी से मिल लेते हैं, आडवाणी जी से मिल लेते हैं। एक तो उस समय चूके, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के उठाने से पहले जो पवन खेड़ा गए थे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जंतर मंतर के आंदोलन को एक नेता की जरूरत थी। अभिजीत दीप के नेता नहीं है, सौरभ दास नेता नहीं है, आशुतोष राका नेता नहीं है और सोनम वांगचुक कभी भी नेता बन नहीं सकते। वो आज कल परसों हमेशा प्योर भाजपाई, 100% भाजपाई हैं। और वो जोधपुर की जेल से आने के बाद तो थोड़ा और ज्यादा वो बदल गए हैं। बहुत सारे लोग, हम दिल्ली में बैठ के बहुत सारी चीजें सोचते हैं, मैं तो लेह लद्दाख जा चुका हूं और मैं जानता हूं कि लेह लद्दाख के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, पर्यावरण और बाकी सब चीजों को लेकर उन्होंने काम किया, उसके लिए सलाम, लेकिन लड़ाई को कभी मुकाम तक नहीं पहुंचाते हैं। ये उनके साथ एक बड़ी दिक्कत है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को एक नेता की जरूरत थी। वैसे खबर ये भी बता देता हूं कि अब शरद पवार साहब ने अपने एनसीपी के सभी प्रवक्ताओं को निकाल दिया है। तो ये जो स्पेशल सेशन जो बुलाया जाने वाला है, शायद एनसीपी पाला बदलने की जरूरत है। देखिए, मोदी बिल्कुल फंसे हुए अपने राजनीतिक करियर में, वो पहली बार इतनी बुरी तरह से फंसे हुए जिससे बचने का कोई रास्ता निकल नहीं रहा है और बचने का रास्ता उन्हें विपक्षी गठबंधन में ही नजर आ रहा है। ये अकारण नहीं है कि बांकीपुर और दतिया के हारने के अगले दिन उनको नीतीश कुमार की भी याद आती है और उस शिवराज सिंह चौहान की भी याद आती है, जिनको अपमानित करके सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। और बीजेपी में भी पहले एक परंपरा रहती है कि जब आप किसी को टिकट नहीं देते हो या किसी को हटा देते हो तो आप उसको बताते हो कि आपको आने वाले दिनों में क्या मिलने वाला है। जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया, मैं आपको बताऊं, कुछ महीनों तक तो उनको पता ही नहीं था कि उनको क्या मिलने वाला है। अब उस आदमी की कल्पना कीजिए जो एक जमाने में प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, जो एक जमाने में लालकृष्ण आडवाणी सुषमा स्वराज के लाडले हुआ करते थे,
लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे, सबसे बड़ी जीत उन्होंने मध्य प्रदेश में दिलाई। गुजरात से पहले मध्य प्रदेश को संघ की प्रयोगशाला माना जाता था, उसको अचानक आपने मुख्यमंत्री से हटा दिया और एक नए नवेले आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर ज्यादा मशहूर थे। जब वो विधायक भी थे तो उनका बेसिक जो काम था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उज्जैन, मैं अभी कुछ दिन पहले ही गया था, पूरा उज्जैन खुदा पड़ा है, वहां के लोग भी बहुत सारी चीजें कह रहे, खैर उस पर कभी चर्चा होगी। अब वो शिवराज सिंह चौहान को बुलाया उन्होंने, तो पुराने लोगों की याद इसलिए आ रही है क्योंकि मोदी पूरी तरह से संकट में फंसे हुए हैं और आपने बिल्कुल सही कहा, एक आखिरी वार करने की जरूरत है। वार मतलब राजनीतिक तौर पर जी, एक आखिरी समय लड़ाई कम करने है, की मैं जरूरत है। एक बार रविंद्र जी के पास वापस आऊंगी। रविंद्र जी, एक बात तो है कि डर का माहौल खत्म करवा दिया जेनजी ने। जो राहुल गांधी जिस मशाल को लेकर चले थे, जेनजी उनके साथ मिलके पूरे देश का अगर कहा जाए एक तस्वीर, एक समा बदल दिया, एक हवा बदल दी, और दतिया और बांकीपुर उसका बता रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, आप इतने लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, 12-13 सालों में क्या इस सरकार को कभी इतना घबराया हुआ देखा था? क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस को इतना गिरा हुआ देखा था कि मतलब इतना लो है कि वो संसद को फेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर के बाहर की सुरक्षा बढ़वा रहे हैं? मतलब ये जो एक पूरा माहौल है, और आरएसएस के साथ एक तरह का अंतर विरोध चल रहा है, नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 27 का चुनाव झेल पाएंगे यूपी का कि नहीं, और बात तो अब ये भी हो रही है कि 29 तक रह पाएंगे कि नहीं। आप क्या देख रहे हैं कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा संकट का दौर है और विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है? संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। अंशु जी, देखिए, जब गांधी आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे ना, तो उन्होंने भी सबसे बड़ा नारा यही दिया, डरो मत। नेहरू जब उस आंदोलन को आगे लेके जा रहे थे तो उनके 5-5 सदस्य जेल में थे, उनके परिवार के। वो खुद, उनके पिताजी, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनके बहनोई, 5-5 लोग एक वक्त जेल में थे। उन्होंने यही कहा, डरो मत, जेल से भी मत डरो। हम सब लोग जेल में हैं, लेकिन देखिए कुछ नहीं हुआ, हम लोग बाहर आ गए, डरो मत। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ राहुल गांधी का उनके साथ, जाहिर है वो बहुत बड़े लोग थे, लेकिन राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं कि डरो मत। और ये राहुल गांधी ये बात जब कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स ने भी यही बात कही। वो कह रहे हैं कि अंशु जी, सदन के भीतर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से 5 मीटर की दूरी पर खड़े होके, उनकी आंखों में आंखें डाल के, उनकी तरफ उंगली करके राहुल गांधी जब ये बात बोलते हैं तो उसका बड़ा असर पड़ता है आदमी। और यही बात बड़ी परेशान कर रही है प्रधानमंत्री को या अमित शाह को कि इसको कैसे रोका जाए। और देखिए, अगर आप डर माइनस कर देंगे बीजेपी सरकार से तो क्या बचेगा? बाकी तो कुछ है नहीं। आपने इतने सालों में, 12 बरस में, देखिए आज भी एक भाषण ऐसा किसी नेता का नहीं है जो अपनी उपलब्धियों पर बताए। हर भाषण में वही हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर, वही चीज बात है। तो ये क्यों जरूरत पड़ रही है आपको कि डर की? क्योंकि डर के बिना बीजेपी के पास या हुकूमत के पास और कुछ है नहीं, और राहुल गांधी उसी डर की राजनीति को खत्म कर रहे हैं। और वो इसलिए देखिए, उनको जो पसंद कर रहे हैं लोग, या जिन लोगों ने अपना विचार राहुल गांधी के लिए बदल दिया है, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग भी तो खुल के बात कर रहे हैं ना, वो लोग भी डर नहीं रहे, ये स्टूडेंट्स भी डर नहीं रहे। आज वो लड़की क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, रिया अहीर, क्या शानदार बात बोली उसने। और ये जी हाँ, जो कल बोला उसने कह दिया कि मैंने तो 20 लड़कों को, 20 बच्चों को गैर कानूनी हिरासत से बचाया। ये देखिए, छोटे उम्र के बच्चे हैं, 20 साल का, 22 साल का, 25, ये इनके अंदर लेकिन जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, अपने संवैधानिक अख्तियारों को लेकर इनकी जो समझ है, वो तो परेशान करेगी ना सत्ता को। सत्ता को तो लोग नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि ज्ञान जो है किसी भी चीज का, संविधान का, कानून का ज्ञान सरकार वही तो नहीं देना चाहती। बाकी तो आप जो मर्जी लो, आप नारे लगाओ, आप जो मर्जी करो, वो सब ठीक है। आप भोजन करो, 2 की जगह 3 बार करो, 3 की जगह 4 बार करो, लेकिन ज्ञान अगर आपके पास है तो आप सवाल पूछेंगे, और सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि सवालों के जवाब तो उसके पास होंगे जो 120 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जो हर बार अपने साथ पत्रकारों को अपने जहाज में लेके जाएगा और जहाज से लौटते वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उनके साथ खड़ा होकर बैठ के चाय पिएगा। ये तो वो उस इंसान की काम है। ये आप पत्रकारों को अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर लगता है, लेकिन आपने जो गोदी मीडिया खड़ा कर रखा है उसमें आप फैलाते हो कि मैं पत्रकारों को नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि देश का पैसा खर्च होता है। ये देखिए, झूठे नैरेटिव जहां परोसेंगे तो एक्सपोज होना है ना, वो एक्सपोज हो रहे हैं।
आज हमारे सामने हो रहे हैं। और यही बीजेपी की दिक्कत है कि अगर डर खत्म हो गया तो बचेगा, काम तो कुछ है ही नहीं कर दिखाने के लिए। आप इकोनॉमी के ईडी का कल का एक सवाल लगा था, केरला के सांसद हैं सीपीएम के शिवदासन, माफ कीजिएगा, उन्होंने एक सवाल बताया। देखिए ईडी के इस देश में, आखिरी लाइन बोल दो, ईडी के 2444 2444 केस रजिस्टर हुए हैं पिछले 5 साल में। 5 साल में कितने केसेस में कन्विक्शन हुआ है? 43। बताइए, परसेंटेज निकाल दीजिए, 1-2% होगा। 2444 में से केवल 43 केसेस में ये हालत है। तो ये क्या है? ये सब डर का ही माहौल बनाने की चीजें है ना। इनकम टैक्स का भी वही हाल है, ईडी का भी वही हाल है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से खराब किया जाए, उनको कमजोर किया जाए, उसका मिसयूज हो, ये सरकार तो उसी के लिए जानी जाती है। विपक्ष के यही आरोप है। अब वो भी काम खत्म हो गया। अब संजय सिंह जैसे लोग हर जगह खड़े होकर बोलते हैं, उनको जेल में ठूस दिया, बाहर आके फिर वही बातें बोल रहे हैं। तो अब और क्या रास्ता है? काम तो हुआ नहीं ना। अब देखिए मिनिस्टर्स खड़े होकर सदन में शोर शराबा करते, गतिरोध, ये तो कहीं देखा ही नहीं। मंत्री करेंगे तो फिर कौन चलाएगा? बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मुझे लगता है कि पूरा सार जो है वो आज की चर्चा का वो यही है कि डर खत्म हो गया। बीजेपी के पास डर के अलावा कुछ नहीं था। अब जब डर ही खत्म हो गया, डर के बाजार में कोई खरीदार ही नहीं है, आपके डर को उन्होंने आपको वापस दे दिया। अब ये हो रहा है पहली बार कि भाई जनता नहीं डर रही है, नेता नहीं डर रहे हैं, विपक्षी नहीं डर रहे, किसी को जेल का डर नहीं है, किसी को ट्रोलिंग का डर नहीं है। अब डर आपको लग रहा है। आप संसद को फेस नहीं कर पा रहे, आप मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं, आप कोई बयान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। तो ये लोकतंत्र की ताकत है, ये जनजी की ताकत है। और ये कहा जाए कि विपक्ष ने भी अब इस ताकत के साथ सुर मिलाए हैं और राहुल गांधी इसमें एक बड़ी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और 8 अगस्त को प्रयागराज में वो छात्रों के साथ फिर एक संवाद करने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट की भी एक ऐतिहासिक डेट है। तो देखिए सरकार, मतलब डर तो पूरा खत्म किया ही है, वो माहौल है, लेकिन अभी भी वो चेत जाएं, समझ जाएं कि अगर जनता में डर खत्म हो गया है और अपने हकों के लिए आवाज उठा रही है तो उसका सही तरीके से जवाब दे, ना कि कोई फिर फेक नैरेटिव फैलाएं या उनको धमकाएं, क्योंकि अब वो इन नैरेटिव्स को खरीदने वाले नहीं है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।